हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम रीतिकाल तक पहुंच गए हैं, यानी आदिकाल और भक्ति काल हमने कर लिया है। और उस रीतिकाल में भी कुछ कवियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है और आज हम घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल के जो कवि है घनानंद, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी साहित्य के जो ये नोट्स है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, ये व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा। हिंदी जो व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप लेना चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप जाकर उसको ले सकते हो। वो निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और जो जैसे ये कंप्लीट होगा इसके भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहे तो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के जरिए मेरे को हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा दूंगा। जैसी आपकी इच्छा हो उस प्रकार आप उसको ले सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छे क्वालिटी के नोट्स है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो आपको खुद को ऐसा अनुभव होगा कि वास्तव में जो नोट्स है वो क्वालिटी के थे। यानी बहुत सारे क्वेश्चन है आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, इनसे बार बहुत कम क्वेश्चन है वो जाएंगे। यानी मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उनके हिसाब से मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि उसी के आधार पर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। हाँ, तो देखिए अब हम घनानंद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो घनानंद है, उस घनानंद की जो जन्म है वो 1673 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था घनानंद और जो देव कवि है, उन घनानंद और देव कवि दोनों की जो जन्म डेट है वो 1673 ईस्वी है। और एक जो मैंने आपको जो रचना थी भूषण की, शिवराज भूषण, तो शिवराज भूषण है उसकी भी जो डेट है वो भी 1673 ईस्वी। इस प्रकार आपको अटैच करके इसको याद करना है तो आपको काफी चीजें वो अच्छे से याद हो जाएगी। यानी देव और घनानंद की जन्म है वो 1673 ईस्वी है और 1673 ईस्वी ही भूषण की जो रचना है शिवराज भूषण, उसका रचना काल है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी जो जन्म और जो मृत्यु डेट है वो 1689 ईस्वी इनका जन्म है और 1739 ईस्वी इनकी मृत्यु है। आश्रयदाता का नाम, यानी घनानंद है वो कहाँ रहते थे? तो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, यानी दिल्ली के जो बादशाह से मोहम्मद शाह रंगीले, घनानंद इनके दरबार में मीर मुंशी पद पर थे। ये जो मीर मुंशी शब्द आया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मीर मुंशी यानी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी घनानंद है वो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले थे, उनके दरबार में किस पद पर थे? तो मीर मुंशी। वहां पर अलग अलग पद दे देते, भाई प्रधानमंत्री है, सिकदार है, मीर मुंशी है, तो अलग अलग थे, तो ऐसा नाम दे रखा। तो ये जो मीर मुंशी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यानी वो किस पद पे थे? मीर मुंशी पद पे थे। प्रेयसी यानी इनकी जो प्रेमिका का नाम था वो सुजान था, जो घनानंद के दरबार में एक नर्तकी थी। ठीक है, नर्तकी थी, कुछ इसको वेश्या मानते हैं, तो उससे ये प्रेम करते थे। ठीक है, तो ये जो प्रेयसी है इनकी वो सुजान नाम था। ये भी पूछा गया है क्योंकि इन्हें काफी रचनाएं हैं वो सुजान नाम से की है। दूसरी बात, इनकी जो प्रत्येक जो रचना है उनमें जो कई जगह सुजान नाम आया है, तो कहीं तो इनका जैसे सुजान फिर ये जो भक्ति भाव में जो कृष्ण की भक्ति में लग गए थे, यानी जो संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय उसमें ये चले गए थे जो सुजान के रूठने के बाद में, तो इन्होंने फिर सुजान कृष्ण का भी प्रतीक माना है, यानी कृष्ण को भी इन्होंने सुजान ही माना है। तो कहीं तो इसका अर्थ कृष्ण निकलता है और कहीं इनकी प्रेमिका का नाम भी सुजान है। ठीक है, तो इनके आधार पर इन्हें जो कृष्ण भक्ति है तो सुजान के आधार पर नाम रखा उस कृष्ण का भी। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखिए। सुजान सागर, देखिए रचना का नाम सुजान सागर है। विरह लीला, कोकसार और लोकसार, यानी कहीं पे कोकसार लिखा है कहीं पे लोकसार लिखा है। ठीक है, रस केली वेली, करपाकंद या करपा कांड, करपाकंद वो करपा कांड, कहीं पे करपाकंद होता है कहीं पे करपा कांड। सुजान हित, वियोग वेली, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्कलता, प्रेम पद्धति और प्रेम पहेली। यहाँ पर थोड़ा कट गया है, ये पहेली है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं है जो महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में ये रचनाओं के नाम देकर पूछा जाता है
कि निम्न में से घनानंद की रचना है। तो एक जैसे रचना का नाम दे दिया तो आपको छांटना होता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से घनानंद की रचना नहीं है, 3 रचनाएं घनानंद की होती है, एक दूसरा होता है। तो इस प्रकार आपको एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से भी पढ़ाई करनी होती है। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से लिए जाते हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मैंने आपको जो क्लास जहां पे स्टार्ट हुई थी रीतिकाल, उस टाइम आपको बताया था कि कवि कौन कौन से थे। एक तो थे रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, ठीक है। फिर थे रीतिसिद्ध, रीतिसिद्ध, और रीति मुक्त। यानी रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि थे, 3 प्रकार के कवि थे। रीतिबद्ध थे, रीति सिद्ध थे और रीति मुक्त थे। मैंने आपको इनके सूत्र के बारे में भी बताया था कि भाई रीतिबद्ध में कौन कौन से आ रहे, रीति सिद्ध में कौन कौन से आ रहे और रीति मुक्त के अंदर कौन कौन से आए। यानी इनके मैंने आपको अच्छे से सूत्र बताए। अगर आपने वो क्लास देखी है और अगर आप मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हो तो आपको अच्छे से पता है कि मैंने इनके बारे में कौन कौन से सूत्र बताए थे। यानी ये जो रीतिबद्ध है, यानी मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे यहाँ कंफ्यूजन होता है, रीति मुक्त इसको तो हमको लास्ट में रखना है भाई, रीति मुक्त वो लास्ट में है। पर जो ये जो रीतिबद्ध पहले आएगा, रीति ये सूत्र बताया था उस सूत्र में आपको अच्छे से बताया भाई रीतिबद्ध है वो पहले आएगा और रीति सिद्ध बाद में आएगा। इसको कैसे सेट करना था, क्योंकि ब पहले आता है और स बाद में आता है। जो क का अंग होता है तो उसमें ब पहले आता है और स बाद में आता है, तो इसलिए बद्ध पहले आएगा, सिद्ध बाद में आएगा। अब आपको सूत्र उसमें सेट करना था। तो कैसे, मैंने बताया था कि जैसे ये है तो अब जैसे क ख ग हम पढ़ते हैं तो क पहले आता है, तो यहां से हमें केशव से स्टार्ट करना है। केशव पद्मा को भीख मणि दे, मतीराम रस तो भूसेना। इस प्रकार का आपको एक सूत्र बताया था। केशव पद्मा को भीख मणि दे, मतीराम रस तो भूसेना। इसमें सारे जो है वो रीतिबद्ध कवि है, सारे रीतिबद्ध कवि है। फिर जो रीति सिद्ध थे उनका भी मैंने आपको सूत्र बताया था। उसका क्या बताया था, रामकृष्ण ने नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेस। रामकृष्ण ने नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेस। इस प्रकार का सूत्र आपको बताया था। तो वो सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके आधार पर आपके रीति मुक्त और रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि हो जाएंगे, और जो पीछे जो बचते वो सारे रीति मुक्त हो जाएंगे। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है निम्न में से रीतिबद्ध कवि है या निम्न में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। इस प्रकार देखकर पूछा जाता है। तो अगर आपको रीतिबद्ध और रीति सिद्ध का पता चल जाएगा तो पीछे जो बचेगा वो अपने आप ही रीति मुक्त हो जाएगा। तो इन 2 सूत्रों में वो सारे नाम आ जाते हैं, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। अब मैं एक बार इरेज करता हूं। यानी बहुत ही शानदार क्लासें हो रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यानी एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। हाँ, इसमें आपको ऐसा लगता होगा जैसे भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, वो नहीं है, तो वो थोड़ी मेरे प्रॉब्लम है कि डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं कर सकते, डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों न जो चीजें मेरे पास है वो आप तक शेयर की जाए, यानी आपको भी उनका फायदा मिल सके। तो आप सब्सक्राइब करके रखें। बाकी पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, उनको किसी भी सुविधा की जरूरत नहीं होती है। बाकी जो चीजें हैं वो क्वालिटी की है, यानी नोट्स है वो क्वालिटी के। आपको एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, और अगर इनसे बाहर आएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी इतने ही कर लोगे तो भी आप एग्जाम आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, ये मेरी पूरी गारंटी है आपकी हिंदी की। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता व प्रेम की पीर का कवि कहा है। ये महत्वपूर्ण है, ये जो लाइन है वो मोस्ट है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रेम की पीर का कवि कहा है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद को प्रेम का पीर कवि किसने कहा है, प्रेम की पीर का कवि किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वहां पर क्या होता है, अच्छे से याद नहीं करते तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, डॉक्टर नगेंद्र हो गया, इस प्रकार के नाम दे देते तो फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आपको इसको अच्छे से सेपरेट याद करना है। यानी प्रेम की पीर का कवि है वो घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। साक्षात रसमूर्ति और लाक्षणिक मूर्तिमता ये भी नाम इन्होंने ही दिए थे। ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, यानी ये निम्बार्क संप्रदाय में जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली थी। यानी ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, माना जाता है कि जो इन्होंने
एक बार जो हमारे ये मीर मुंशी पद पर थे और ये अच्छे गाते थे, तो इसलिए गा रहे थे, तो जो दरबार में है ना, एक बार इनको बोला गया कि भाई किसी ने बोल दिया बादशाह उसको कि जो हमारे जो घनानंद है वो अच्छे गाते हैं, तो इनको बुलाया गया कि भाई आपको दरबार में गाना है। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे को गाना नहीं आता है। फिर किसी ने कहा कि जब सुजान कह देगी ना तो ये गाएंगे, तो इन्होंने सुजान के कहने पर गाया, इन जो बादशाह उसके कहने पर नहीं गाया और सुजान के कहने पर इन्होंने जो गाना सुनाया, तो उससे क्या है कि बादशाह नाराज हो गए और नाराज होकर इसको यहाँ से निकाल दिया गया। यानी जो दरबार है उस दरबार से इनको, जो दिल्ली दरबार था, जो ये मोहम्मद शाह रंगीले, उन्होंने इनको दरबार से निकाल दिया गया। और जब दरबार से निकाले तो ये यहाँ से जा रहे थे, तो इन्होंने सुजान से विनती की कि भाई आप मेरे साथ चलो, परंतु सुजान ने मना कर दिया कि भाई मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। फिर ये जाकर जो भक्ति है, यानी जो निम्बार्क संप्रदाय है, वृंदावन में जाके निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए और वहां पर जो रचना करते थे, तो इनकी खुद की जो भावनाएं थी, वो जो खुद का प्रेम था, उस प्रेम को इन्होंने कृष्ण भक्ति में लगा दिया। तो इन्होंने जो कृष्ण का नाम है वो भी सुजान ही रखा, फिर यानी सुजान नाम से इन्होंने रचना की। जहां जहां नाम आया तो कहीं पर तो जो रचनाएं की उनमें जो उनका प्रतीक है वो सुजान के लिए और कहीं पे वो कृष्ण के लिए है। रामधारी सिंह दिनकर वीरे तो घनानंद की पूंजी ठहरा, ये बात आचार्य रामधारी सिंह दिनकर है इन्होंने कही थी, यानी विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, तो ये दिनकर की बात है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनकी रचनाओं का संकलन घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है, ये भी मोस्ट है। यानी इनकी जो घनानंद की जो रचना है उनका संकलन घनानंद ग्रंथावली नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। अति सुदोषने को मार्ग है, जहां नेकू शयानप बांक नहीं, इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पद है। यानी ये घनानंद के द्वारा रचित एक लाइन है, अति सुदोषने को मार्ग है, जहां नेकू शयानप बांक नहीं, यानी जो प्रेम का मार्ग है वो तो इतना सीधा है, वहां पर छल कपट काम नहीं देता है। इसका अर्थ इस प्रकार निकलता है। ब्रजनाथ ने लिखा, समुझे कविता घन आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी, यानी ये जो बात है ये ब्रजनाथ ने लिखी है। समुझे कविता घन आनंद की, ये आखिन ने की पीर तकी। अब जो प्रमुख पंक्तियां जो घनानंद से संबंधित है और अक्सर एग्जाम में लाइन देकर पूछा जाता है कि निम्न लाइन किसकी है, तो ये जो घनानंद की जो लाइन है ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहली जो लाइन है, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, यानी जो लोग है वो कविता बनाने लगे, पर मैं तो क्या है कि मेरी कविताएं बनाता हूं। कारी कूर कोकिला कहाँ को वेर काटती रही, यानी जो ये वीरे में थे तो जो कोयल बोलती थी, कारी यानी काली, कूर यानी कुरूर, कोकिला कोयल कहाँ को बेर काटती, यानी तुम कहाँ का बेर काटती हो, जब वो बोलती थी तो वो तो अपने हिसाब से बोलती थी, पर जो ये वीरे में थे, और वीरे में जैसे इनकी बात नहीं है, जैसे मान लिया कि एक प्रेमी और प्रेमिका होते, उनके बीच में भी अगर भाई जैसे झगड़ा हो जाए, उनका जो विछो हो जाए, वो दोनों अलग अलग हो जाए, तो उस टाइम उनको कुछ भी चीजें अच्छी, दोनों को भी, ना तो प्रेमी को और ना ही प्रेमिका को, दोनों को ही, जैसे जहाँ अच्छे गाने चलते हो, राग रंग हो, जो खुशी का माहौल हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके तो दिल में वो वीरा बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति इनकी थी, क्योंकि सुजान इनके साथ में नहीं गई थी, और जब कोयल है वो जैसे बसंत के अंदर बोल रही है, तो वो तो अपनी खुशी में बोल रही थी, उस तरह का माहौल था, पर संयोग का था, पर इनके साथ तो वियोग था भाई, इनके साथ में तो क्या था, वियोग था, संयोग का कोई काम ही नहीं था, तो इसलिए इनको वो कोयल है बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। कुकी कुकी कब ही करे जो किन कोरिले, यानी आप कुकी यानी कुक कुक करके क्यों बोल रही हो। रावरे रूप की रीति अनूप, रावरे का मतलब आपके होता है, वैसे आपके। न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो, एक मिनट इसको थोड़ा इरेज करना, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारी है, तब हार पहाड़ से लागत ये, अब आने के बीच पहाड़ परे, यानी यानी उस टाइम तो जैसे हार हार पार का मतलब ऐसा होता है कि जैसे गले में हार होता है ना प्रेमी का, तो मिलन के टाइम वो जो हार है ना वो भी दिक्कत देता था, वो भी उनको पहाड़ की तरह लगता था, पर तो अब तो ऐसा हो गया है कि अब तो इतने बीच में पहाड़ आ गए कि बहुत सारा गैप हो गया, इतनी दूरियां हो गई, यानी उस टाइम तो इतनी सी दूरी, कहने का मतलब वो हार बीच में आ रहा था, वो भी दिक्कत दे रहा था, और अब इतनी दूरियां हो गई है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और
धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। यानी प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ये लाइन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी घनानंद के बारे में। तो ये आपको अच्छे से, ये जो घनानंद के जो हर एक लाइन है अच्छे से, क्योंकि जो रीति मुक्त कवि है इसमें जैसे बोधा, घनानंद, आलम, ये 2-4 कवि है, तो इनमें जो महत्वपूर्ण मोस्ट है ना वो घनानंद ही है। घनानंद के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, पूछा ऐसे हर के बारे में जाता है, पर जो घनानंद है वो महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी बात करें रीतिकाल में तो बिहारी है, तो बिहारी से संबंधित रीतिकाल में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो साहित्य की यही तो है कि साहित्य के अंदर बहुत सारे कवि है, बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत सारी ये जो लाइनें हैं, भाई रचना बहुत सारी हुई है, तो हर चीज हम पढ़ नहीं सकते, हर चीज को हम याद नहीं सकते। हमें एग्जामिनर की जो पैटर्न है उसको समझना होता है कि भाई एग्जामिनर अक्सर पूछता क्या है, तो वो चीजें हमें याद करनी। हाँ, हमें विद्वान बनना है, मान लिया कि जिस दिन आप टीचर बन जाओगे उस दिन आपको पढ़ना, तो उसके बाद में भी अगर जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाए उसके भी साल, 2 साल, 1.5 साल तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, तो आपको विद्वान बनना है, तो आप पढ़ने रुचि रखते हो तो आप आराम से जो किताबें उनको अच्छे से पढ़िए, भाई विद्वान बन जाओगे। अभी हमारा जो टारगेट है, अभी हमारा टारगेट एक ही है कि हमें जैसे तैसे करके श्याम दाम दंड भेद किसी भी नीति लगाकर एग्जाम क्लियर करना होता है। तो हमारे को वो चीजें याद करनी है जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है। अभी विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे को एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो मैंने इस नोट्स के अंदर वही मैटर लिया है, को जो मैटर है एक एक पॉइंट, वो जो फैक्ट अक्सर एग्जाम में उनसे संबंधित पूछा जाता है। तो ज्यादा विस्तार से लिखना नहीं है, क्योंकि विस्तार से लिखने के लिए तो बहुत सारी गाइडें मार्केट में उपलब्ध है, आप जो चाहिए अच्छी सी गाइड लेके आ सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे देखो, आगे देखिए घनानंद के बारे में तो कंप्लीट हो गया था। अब जो अन्य कवि बचे हैं उससे पहले थोड़ा ये जो नोट लिखा है मैंने, यानी ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ये घनानंद आ गया था तो मैंने यहाँ पर लिख रखा था, यानी जो वियोग है ना, वियोग की 4 दशाएं होती है। वियोग की कितनी दशाएं होती है? 4 दशाएं। तो ये आपको जानकारी के लिए बता दें। वैसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पर जो वियोग का बात आ गई तो मैंने आप सोचा कि भाई बता दे। यानी वियोग का, यानी एक दूसरे जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं उनसे विछुड़ने का जो कारण होता है वो 4 ही कारण होते हैं। यानी प्रेमी और प्रेमिका किस प्रकार अलग अलग होते हैं, बिछुड़ते हैं, ठीक है। तो हमें व्यवहारिक नॉलेज भी, पढ़ाई के साथ में व्यवहारिक नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, किताबी ज्ञान के साथ में। तो पूर्व राग, पूर्व राग का मतलब पूर्व प्रेम में मिलन ना हो, यानी पूर्व राग का मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक लड़का और लड़की, उनके बीच में, दोनों के बीच में प्यार हो गया। किस प्रकार? जैसे मान लिया कि हम सफर में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, जैसे ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं भी है, पार्क में मिले, कहीं मिले, एक बार मिला और आपके बीच में, दोनों के बीच में ऐसा घनिष्ठ प्रेम हो गया। मान लिया आपने 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन साथ रहे तो आपके बीच में प्रेम हो गया, ठीक है। इसको आप गलत तरीके से नहीं लेना, प्रेम और वासना दोनों अलग अलग है। प्रेम एक अलग चीज है और वासना एक अलग चीज है। तो अब जैसे मान लिया आपके बीच में प्रेम हो गया और प्रेम होने के बाद में आप दोनों अलग अलग हो गए। जैसे मान लिया आप कोचिंग करने के लिए जाते हो, तो कोचिंग करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की कोचिंग होती है और उस टाइम आप साथ में रहते हो और हो सकता है आपके बीच में प्रेम हो जाए और उसके बाद में फिर आपको अलग अलग होना होता है और उसके बाद में आप जिंदगी में वापस कहीं नहीं मिलते हो। तो ये पूर्व राग हो गया, यानी आप एक बार मिले और उसके बाद में आप वापस नहीं मिले। दूसरी बात है मान, यानी रूठना, यानी कई बार रूठ के अलग अलग हो जाते हैं, तो कई बार तो रूठ के वापस मान जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो लंबी हो जाती है और तकरारें बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि दोनों अलग ही हो जाते, तो रूठ कर भी अलग हो जा सकते। प्रवास, प्रवास का मतलब विदेश चले जाना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पति विदेश चला गया, प्रेमिका इधर है, पत्नी, तो इस प्रकार भी धीरे धीरे करते करते उनमें प्रेम है वो कम होने लग जाता है। तो ये भी स्थिति आ जाती है। कई बार ऐसे होता है, आजकल के तो पति ऐसे होते हैं कि विदेश चले जाने के बाद वहीं जाके शादियां कर लेते हैं, इधर वाली पत्नी को भूल ही जाते। तो ये भी एक है करुण और मृत्यु। एक ये होता है कि भाई अच्छा प्रेम होता है दोनों के बीच में और एक की अगर मृत्यु हो जाए तो भी उनके अंदर वो जो करुण भावना है वो जिंदगी भर के लिए उनके दिमाग में सेट हो जाती है। तो ये जो 4 जो अवस्थाएं हैं, यही अवस्थाएं हैं जो अलग होने की है, ठीक है। इनके अलावा 5वीं अवस्थाएं नहीं होती, 4 ही अवस्थाएं होती है, रूठ के जाने की या दोनों के बीच में अलग अलग होने की, ठीक है। इसके बाद में है, ये है वियोग के प्रकार हो गए
और ये है वियोग की दशाएं, यानी ये वियोग के प्रकार है भाई, इन प्रकारों से वो अलग अलग होते हैं। और अब आती है 11 दशाएं, वियोग की दशाएं है। दशाएं कौन क्या है कि जब ये तो है अलग जब होते हैं उस टाइम की स्थिति, यानी 4 प्रकार से अलग होते हैं, पूर्व राग, मान, परवास और करुण से। और ये जो अवस्थाएं वो है कि जब अलग हो गए तो उस प्रेमी की और प्रेमिका की स्थिति क्या होती है वो देख लेते हैं। अब इस स्थिति के अंदर आता है कि जैसे ही हम अलग हुए, इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे पूर्व राग हुआ, मान हुआ, परवास हुआ या करुण हुआ। अब दोनों अलग अलग हो गए, यानी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी के बीच में क्या होता है, पहले तो अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब क्या होता है कि याद करना चाह, और उसको ऐसे होता है कि भाई वो याद करता है कि यार ऐसा था, वो हो सकता है कि वापिस आ जाए, भाई मान जाए, ऐसी उनके मन में ऐसे विचार आते हैं। फिर कई दिन, 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन होते हैं तो उसको धीरे धीरे चिंता सताने लगती है। भाई चिंता तो होती है, फिर वो नहीं आता है तो उसको चिंता होती है, फिर चिंता होती है, फिर स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करते मन में, यानी बैठे बैठे मन में याद करता है वो। यानी अभिलाषा का तो मतलब ये हुआ कि उसको आशा होती है कि वो आ जाएगा, भाई मन में याद तो करता है और उसको आशा होता है कि वो नहीं है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आ जाएगा, पर वो नहीं आता है। फिर उसको चिंता होती है, और चिंता होने के बाद में क्या होता है कि स्मरण करता है वो, यानी मन ही मन में याद करता है कि वो ऐसा था, आया नहीं, कब आएगा, इस प्रकार के कई विचार आते। फिर होता है गुण कथन। गुण कथन का मतलब होता है कि उनके जो गुण है, यानी उनके जो गुण है, गुण का मतलब है कि जब साथ रहते हैं तो साथ के टाइम उसमें जो अच्छे गुण थे, जब हम कहते हैं कि यार वो अच्छा आदमी था, उसके ऐसे वो गुटखा नहीं खाता था या वो शराब नहीं पीता था, वो अच्छा था, कभी रूठता नहीं था, इससे करके उसके जो गुणों की जो चर्चा की जाती है, यानी उनके जो गुणों का वखान किया जाता है। यानी जैसे वो किसी दूसरे के साथ में, जैसे मान लिया कि एक प्रेमिका है, तो वो उस अपनी सहेली, उन सहेली से उस प्रेमी के बारे में बातें करती है कि यार वो ऐसा था, वैसा था, वो जो भी है उनके बारे में जैसा भी। फिर आता है उद्वेग। उद्वेग का मतलब होता है घबराहट। फिर उनको धीरे धीरे मन में ऐसे घबराहट होने लगती है कि ज्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर उसको घबराहट होने लगती है। फिर होता है उन्माद। उन्माद का मतलब होता है जैसे बावड़ा होना या पागल होना। फिर उसकी धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो पागल की तरह, यानी कुछ भी काम करता है तो उसे पता नहीं चलता है कि क्या कर रहा हूं, यानी वो पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। उसके बाद में आता है प्रलाप। प्रलाप का मतलब होता है रोना। रो रो के अपना कष्ट, यानी जैसे रो रो के किसी को बताता है कि भाई वो ऐसा था, वो आया नहीं, रूठ के चला गया, ऐसे ऐसे, वो सारी बातें होती है, वो बातें उसको वो बताता है। फिर होता है व्याधि। व्याधि का मतलब होता है रोग, यानी इतनी जैसी सारी होगी भाई, ज्यादा दिनों तक वो चिंता करेगा, ज्यादा दिनों तक उसी के माहौल में खोया रहेगा, उन्माद करेगा, प्रलाप करेगा, तो फिर धीरे धीरे हमें पता है कि रोग तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे प्रलाप करेगा, रोता ही रहेगा तो आंखें खराब हो जाएगी, कुछ भाई याद याद करता रहेगा, कुछ खाएगा नहीं, पागलों की तरह रहेगा, तो जाहिर सी बात है बीमार होगा। बीमार होगा यानी बीमारी लग जाएगी। बीमारी जब लगेगी फिर आता है जड़ता, निर्जीव। जड़ता का मतलब निर्जीव, एक जगह स्थिर हो जाना, यानी फिर वो एक जगह स्थिर हो जाता है, यानी जैसे कहाँ बैठा है तो वहीं बैठा रहता है, आंखें जैसे खुली है तो खुली रहता है, टमटमाता ही नहीं। तो इस प्रकार जड़ता की स्थिति आ जाती है उसमें। फिर धीरे धीरे होता है मूर्छा। मूर्छा का मतलब बेहोश होने लगता है, बेहोश हो जाता है, फिर उसपे जैसे पानी आनी छिड़कते हैं, फिर वापिस हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद में और होता है कि बेहोश हो जाता है। कई बार होता है, आपने देखा है, समाज के अंदर भी देखा है कि कई बार जैसे हमारी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो कई जैसे उनके जो घनिष्ठ होते हैं, जैसे मान लिया कि भाई किसी पिता की या माता की, भाई की, बहन की, किसी के भी जैसे हमारे जो घनिष्ठ होते हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उस टाइम बेहोश हो जाते हैं, तो उस प्रकार की स्थिति आ जाती है। और फिर होता है करुण। करुण यानी फिर राम नाम सत्य है, कहने का मतलब फिर लास्ट में यही होता है कि भाई इतनी अवस्थाओं से गुजरते गुजरते लास्ट में ये होता है कि एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो ये कुछ जैसे वियोग के प्रकार थे, और उन प्रकारों के बाद में हमारे वियोग की 11 दशाएं थी, यानी वियोग के 4 प्रकार होते हैं और वियोग की 11 दशाएं होती है, ये स्थिति बनती है प्रेम के अंदर। तो ये मजाक में कह रहा हूं, प्रेम सोच समझ के करना, यानी इतनी सहन शक्ति हो आप में तो ही प्रेम करना, वरना प्रेम को स्किप ही करना। ठीक है, चलो थोड़ी मजाक हो गई। अब हम जो अगली क्लास है, जो रीति काल के जो अन्य कवि है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।